हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे और सभी यूरोपीय कंपनियों पर विजय पाकर जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, वो भारत में अपना राज्य कायम करती है। और फिर कैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है। कुछ औरंगज़ेब की नीतियों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि औरंगज़ेब की दक्कन नीति हो या फिर कुछ धार्मिक नीतियां हो, जिसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता है। और राज्य में जो है वो दो वर्गों की हिस्सेदारी होती है, एक जमींदार वर्ग और फिर कुलीन वर्ग। और फिर उसके बाद विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उदय होता है, जिसमें जाट हैं, सिख हैं, मराठा हैं इत्यादि हैं। और वो उदय औरंगज़ेब के शासनकाल से ही होता है। और निरंतर युद्ध करने के कारण जो मुगल जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती चली जाती है। और फिर कुछ अयोग्य उत्तराधिकारियों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अयोग्य उत्तराधिकारी की वजह से भी मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता है। और फिर हमने आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के बारे में देखा कि कैसे जो मनसबदार थे उनकी संख्या में, जो अमीर थे उनकी संख्या में इतनी तीव्र वृद्धि होती है कि जो जागीर भी कम पड़ जाते हैं उन्हें। भूमि जो होती है दोस्तों, वो भूमि भी कम पड़ जाती है इन मनसबदारों को जागीर देने के लिए। और फिर ये अमीर क्या करते हैं कि किसानों पर दबाव डालना शुरू करते हैं। और इसी क्रम में कुछ स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, गुजरात और सिंध, अवध इत्यादि। और दक्षिण में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर का उदय होता है। और इस प्रकार विभिन्न हिस्सों में राज्यों की तीन मुख्य श्रेणियां उदित होती हैं, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य हैं जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद। फिर स्वतंत्र राज्य हैं जिनमें मैसूर, केरल और राजपूत राज्य हैं। और मुगलों के विरुद्ध जो विद्रोही राज्य थे दोस्तों, वो थे मराठा राज्य, पंजाब और जाट राज्य। तो अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आज जो है हम लोग उत्तराधिकारी राज्य के बारे में देखेंगे, जो अवध, बंगाल और जो हैदराबाद थे उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इनका उदय कैसे हुआ था और किसने इनको मुगल शासन से अलग किया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं उत्तराधिकारी राज्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग हैदराबाद के बारे में जानते हैं कि हैदराबाद की स्थापना कैसे होती है और इसके संस्थापक कौन थे। इन सब बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हैदराबाद जो था फ्रेंड्स, उसकी स्थापना 1724 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? निज़ामुल मुल्क के द्वारा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि ये नाम हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या नाम था? निज़ामुल मुल्क। आपसे ये पूछा जाएगा कि हैदराबाद की स्थापना मुगल शासन से अलग हटकर किसने की थी, तो वो की थी निज़ामुल मुल्क ने। 1748 में निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद की प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत हो जाता है कि जो निज़ामुल मुल्क ने जो हैदराबाद की स्थापना की थी फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। और जो उसकी जो शासन करने की नीति थी वो बहुत ही अच्छी थी। और इसके शासनकाल में जो हैदराबाद है वो बहुत आगे तीव्र गति के साथ प्रगति पर भी था। उसके पहले निज़ामुल मुल्क के अगर बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने तो क्या हुआ था कि निज़ामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की थी और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। ये जो निज़ामुल मुल्क था वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक पद पर आसीन था। और उसने सैयद बंधु, जिन्हें मुगल शासनकाल में हम लोग फ्रेंड शासक निर्माता के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये जो मोहम्मद शाह थे वो चाहते थे कि सैयद बंधु का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाए। और ये जो निज़ामुल मुल्क थे इन्होंने क्या किया था कि सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की थी, जिसके बदले मोहम्मद शाह ने क्या किया था कि उसे दक्कन का सूबेदार बनाया था। किसको? निज़ामुल मुल्क को। ये कब बनाया गया था?
1722 ईस्वी में। ये कहानी कब की है? तो ये है 1722 ईस्वी के। ये निज़ामुल मुल्क 1722 से 24 ईस्वी तक रहते हैं सूबेदार के पद पर। कहाँ? दक्कन में। और इस बीच में ये क्या करते हैं कि प्रशासन को पुनर्गठित करते हैं तथा राज्य व्यवस्था को भी, यानी कि राजस्व व्यवस्था को ये बहुत ही सरल बनाते हैं, यानी कि इनकी नीति सूबेदार के पद पर भी बहुत ही अच्छी थी। कुछ दिन तक निज़ामुल मुल्क जब 1722 से 24 ईस्वी तक सूबेदार के पद पर रहते हैं, यानी कि वजीर, उसके बाद ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये वजीर रहते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं कि कुछ दिन तक वजीर के पद पर रहने के बाद ये दक्कन वापस लौट जाते हैं और वहीं पे हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो 22 उसके पहले की आप कहानी जान लीजिए। जब हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में होती है, उसके पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो निज़ामुल मुल्क था वो किसके शासन काल में, हैदराबाद की स्थापना करने के पहले किस पद पर था, या फिर किसके शासन काल में वो सूबेदार के पद पर था या फिर वजीर के पद पर था। तो आपको आंसर देना होगा कि वो मोहम्मद शाह के शासन काल में था और मोहम्मद शाह के शासन काल में ही 1722 से 24 ईस्वी के बीच वजीर के कार्यकाल में था। और कहाँ था? तो वो दक्कन के क्षेत्र में था। ठीक है। स्वतंत्र, उसके बाद 1724 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क के द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है हैदराबाद की। लेकिन स्थापना के बाद भी ये मुगल सरकार के प्रति वफादार रहता है फ्रेंड्स। ये मुगल जो शासन था, प्रशासन था, जो मुगल शासक थे उनके प्रति ये वफादार रहता है और नित्य निरंतर ये जो कुछ नजराने होते हैं, भेंट होते हैं आदि भेजता रहता है। किसको भेजता रहता है? तो ये मुगल शासक को कुछ नजराने, भेंट इत्यादि भेजता रहता है। यानी कि इसने अलग साम्राज्य की स्थापना की थी, अलग राज्य की स्थापना की थी, स्वतंत्र राज्य की इसने स्थापना की, लेकिन ये मुगल शासक के विरुद्ध नहीं था, वफादार ही रहा था। अब हम लोग इसकी कुछ नीतियों के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी कुछ नीतियाँ थी जैसे कि राजस्व तंत्र का सुधार, जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति। यानी कि ये जो था, जो निज़ामुल मुल्क था, वो सबको एक साथ लेकर चलने वाला था। इसने राजस्व तंत्र में भी सुधार किया, जो जमींदार वर्ग का जो उदय हुआ था उस पे भी इसने नियंत्रण रखा, जो बहुत किसानों को जो बहुत परेशान करते थे उस पे भी इसने नियंत्रण रखा। और जो हिंदू थे, कुछ शासक ऐसे थे जो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नहीं थे, लेकिन इस निज़ामुल मुल्क की जो नीति थी वो हिंदुओं को प्रति सहिष्णुता की नीति थी। उसके बाद जो मराठा जो साम्राज्य था फ्रेंड्स, उसका जो उदय हुआ था उस पे भी नियंत्रण किया था। और लेकिन 1748 ईस्वी के बाद जैसे ही निज़ामुल मुल्क की 1748 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, वैसे क्या होता है कि जो हैदराबाद है उस पे मराठाओं का नियंत्रण होता है। ये जो मराठा थे उसने निज़ामुल मुल्क की जो मौत है उसका फ़ायदा उठाया, उस समय का फ़ायदा उठाया और हैदराबाद के क्षेत्र पर जो है वो नियंत्रण कर दिया। और वहाँ की जो जनता थी, हैदराबाद की जो जनता थी, उस पे क्या किया कि ज़बरदस्ती चौथ भी आरोपित करना शुरू कर दिया था। किसने? मराठाओं ने। बाद में निज़ामुल मुल्क के बेटे जो रहते हैं नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए खूनी जंग होती है, जो हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध पढ़े हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस युद्ध में जो है वो फ्रांसीसी जो रहते हैं वो मुजफ्फर जंग की सहायता करते हैं, क्योंकि जो नासिर जंग रहते हैं उनसे फ्रांसीसियों की पहले भी एक बार युद्ध हो चुकी है। इसलिए जब द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है फ्रेंड्स, तो उसमें जो ये फ्रांसीसी जो थे उसने मुजफ्फर जंग की सहायता की थी। तो ये थी हैदराबाद की स्थापना की बात कि हैदराबाद कैसे स्वतंत्र हुआ। अब हम लोग आगे जो है वो अब हम लोग बंगाल के बारे में देखेंगे। व्यवहार में स्वतंत्रता और मुगल शासन के प्रति निष्ठा ने बंगाल के नवाब के शासन को सुदृढ़ किया था। जो बंगाल के जो नवाब थे फ्रेंड्स, वो क्या थे कि व्यवहार में स्वतंत्र थे, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन बंगाल में करते थे, लेकिन मुगल शासन के प्रति जो उनकी निष्ठा थी
वो बनी हुई थी और वे मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते थे, जैसा कि निज़ामुल मुल्क ने भी किया था। फिर क्या हुआ कि इस निष्ठा को देखकर जो मुगल जो शासक थे वो भी बंगाल के नवाब से हमेशा खुश रहते थे, और जिसकी वजह और उन्होंने स्वतंत्रता दी थी कि आप अपने क्षेत्र में जैसा चाहे वैसा शासन कर सकते हैं। इसी क्रम में 1717 ईस्वी में फ्रेंड्स, कब 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के द्वारा मुगल संरक्षण में बंगाल का गवर्नर बनता है ये मुर्शिद कुली खां, और बंगाल को मुगल शासन से स्वतंत्र करता है, लेकिन मुगल शासन के प्रति इसकी निष्ठा बनी रहती है। और निष्ठा बने रहने में आगे क्या होता है फ्रेंड्स कि दिल्ली से उसका जो संबंध रहता है मात्र भेंट भेजने तक रहता है। इसका मतलब जब आपसे पूछा जाए कि बंगाल की स्वतंत्र स्थापना किसने की थी, बंगाल को मुगल शासक से अलग करके किसने स्थापित किया था, तो आपका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां ने 1717 ईस्वी में, और हैदराबाद की निज़ामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में। तो आप याद रखेंगे, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आप इसे VVI समझकर इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो लगभग आपको सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फिर 1717 के बाद फ्रेंड्स 1727 ईस्वी में जो बंगाल का जो गवर्नर है, वो जो बंगाल का जो नवाब है वो सुजाउद्दीन बनता है। उसके बाद 1739 ईस्वी में अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का गवर्नर बनता है। और इसी सिराजुद्दौला के समय में फ्रेंड्स बंगाल में युद्ध होता है अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब में युद्ध होता है, जो हम लोग आगे पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो हैदराबाद, बंगाल या अवध जो कैसे स्थापित हुए, कैसे स्वतंत्र राज्य बने, इसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इसके बारे में जो बंगाल के जो नवाब थे उनके बारे में कुछ देखते हैं कि उन्होंने कैसी शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उनकी नीतियाँ कैसी थी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आगे। बंगाल के शासकों द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं की जाती थी, यानी कि जो बंगाल के जो शासक थे वो क्या करते थे कि उनमें ऐसा नहीं था कि जो हिंदुओं के प्रति वो भेदभाव बरतते थे क्योंकि वो हिंदू हैं और मुस्लिम को वो ज़्यादा अपनाते थे, ऐसा नहीं था। वो कोई भी उनमें धार्मिक भेदभाव नहीं था। उन्होंने अपने शासन का जो आधार था वो धार्मिक आधार पर नहीं रखा था। जो हिंदू थे फ्रेंड्स, उसे भी उन्होंने क्या किया था कि लोक सेवाओं में उच्च पदों पर भी आसीन किया था। और ये जो नवाब थे उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर भी कठोर नियंत्रण रखा था, और उन्हें कोई भी ऐसी छूट नहीं दी थी। यहाँ तक कि जो चंद्रनगर या फिर कलकत्ता ऐसी जो बस्तियाँ थी उसमें भी इन्होंने जो किलेबंदी होती है उसे करने की अनुमति नहीं दी थी। किसको? जो विदेशी कंपनियां थी उनको, और बहुत ही कठोर नियंत्रण भी रखा था उन पे। लेकिन आगे चल के 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की युद्ध होती है, और ये जो युद्ध होता है वो ब्रिटिश कंपनी यानी कि अंग्रेजी कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ब्रिटिश कंपनी, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है, और इसके साथ ही भारत के साथ जो है ब्रिटिश संबंध के नए चरण का सूत्रपात होता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक जो उत्तराधिकारी राज्य रहते हैं जिनका उदय होता है वो रहता है अवध। अवध का उदय कब होता है? तो इसका उदय होता है 1722 ईस्वी में, और किसके द्वारा? सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा इस अवध की स्थापना की जाती है। कैसे? तो मुगल शासन से अलग हटकर एक स्वतंत्र जो उत्तराधिकारी राज्य है उसकी स्थापना की जाती है सादत खान बुरहानुल मुल्क के द्वारा अवध की। जैसे ही 1722 ईस्वी में अवध में सादत खान बुरहानुल मुल्क की नियुक्ति की जाती है गवर्नर के रूप में, नवाब के रूप में, उसी समय से जो है वो जो अवध है वो धीरे धीरे मुगल शासन से स्वतंत्र होने लगता है। लेकिन आगे कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि जो सादत खान बुरहानुल मुल्क था उसके सामने जो समस्याएं थी फ्रेंड्स वो थी जमींदारों द्वारा खड़ी की गई समस्या। ये जमींदार जो थे वो भू राजस्व देने से मना किया करते थे। किसको? इस बुरहानुल मुल्क को।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि अवध की स्थापना किसने की थी, स्वतंत्र रूप में किसने की थी स्थापना, तो वो आप बोलेंगे सादत खान ने, जिसे बुरहानुल मुल्क यानी कि सादत खान बुरहानुल मुल्क के द्वारा। आपको कहीं कहीं सादत खान भी और कहीं कहीं ये बुरहानुल मुल्क नाम भी आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चल, और कब की थी, तो 1722 ईस्वी में। आगे चल के सादत खान जो थे उन्होंने इन विद्रोहों को दबाया, जो जमींदारों द्वारा खड़ी की गई थी, इन विद्रोहों को दबाया एवं एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया, जिससे किसानों को सुरक्षा मिली। यानी कि आप देख रहे हैं जो उत्तराधिकारी राज्य हैं वो स्वतंत्र रूप से अगर मुगल शासन से अलग हुए हैं तो उन्होंने अच्छे काम ही किए हैं, किसानों की भलाई के लिए काम किए हैं, और जो अन्य धार्मिक नीति पे भी भेदभाव नहीं किया है, धार्मिक आधार पे भी भेदभाव नहीं किया है, और इसलिए इनका शासन जो है एक अच्छा काल माना जाता है। यानी कि ये जो नवाब थे उन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया था। इसके अलावा इसने जागीरदारी व्यवस्था में भी सुधार किया, और इसके समय में कुछ क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ था, जिसमें शेखजादा, अफगान एवं हिंदू वर्ग शामिल थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सादत खान बुरहानुल मुल्क था उसने भी क्या किया था कि कुछ ऊंचे लोगों को यानी कि कुछ हिंदुओं को बड़े बड़े ऊंचे पद पर इसने आसीन किया था, कुछ बड़े बड़े पद दिए थे, और बहुत बड़े बड़े कुलीन जो पद होते हैं वो हिंदुओं को भी इसके शासनकाल में मिले थे। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि जो मुगल शासन से जो सबसे पहला जो स्वतंत्र राज्य होने वाला है उत्तराधिकारी राज्य, वो है बंगाल, और फिर अवध, और फिर अवध है, और फिर हैदराबाद। ये हैदराबाद है। यानी कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो राज्य और अपने को स्वतंत्र घोषित किए थे वो कौन से थे, वो कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे, तो वो थे बंगाल, फिर अवध, और फिर से हैदराबाद। ये नाम आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में पढ़ा है। अब आगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कुछ मुगल साम्राज्य प्रांतों के बारे में, जैसे कि मैसूर, केरल, राजपूत राज, और फिर कुछ जो विद्रोही राज्य थे जैसे मराठा, पंजाब और जाट राज, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज के साथ। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए नए नए वीडियोस, नई नॉलेज के साथ ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।